हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर समरी का सेशन लेकर के आ गया। यूनिट नंबर 14 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को हम डिस्कस करेंगे। समरी का मतलब क्या है? पूरा जो यूनिट होता है उसका एक निचोड़ होता है, उसका कंक्लूजन होता है कि पूरी यूनिट को हम एक 4 लाइन में कैसे समझ लें, उसको हम यहाँ पर समरी बोलते हैं। तो जो समरी है वो डेली बेसिस पर मैं ला रहा हूँ। ये आज आपकी 14th यूनिट की समरी है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर मनी सप्लाई मतलब मुद्रा प्रवाह और दूसरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम महंगाई या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को विद द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट ये कहता है कि जो मनी है वो परफॉर्म करता है 4 टाइप के फंक्शंस को। 4 टाइप के फंक्शन मतलब आपके पास जो मनी है, जिसे हम बोलते हैं मुद्रा, वो क्या कर सकता है? तो वो 4 टाइप की चीजों को कर सकता है। पहली चीज ये कर सकता है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। मेजर करता है वैल्यू को, किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करना है तो वो कर लेगा। स्टोर करता है वैल्यू एक टाइम में, और स्टैंडर्ड होता है किस चीज के लिए? डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। इसके अलावा यहां पर अगर अपन बात करें कि सोर्स क्या होंगे आपके मनी सप्लाई के, आपके पास जो मनी सप्लाई है उसके सोर्सेज, स्रोत क्या होंगे, कहां से पैसा आएगा? तो यहां पर ये जो मनी सप्लाई के सोर्सेज हैं ये एनालाइज करता है कौन? हमारा आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है। तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये कंसिस्ट करता है नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, वो क्रेडिट टोटल जो गवर्नमेंट को, नेट बैंक क्रेडिट, जो बैंक क्रेडिट है किसकी तरफ? गवर्नमेंट की तरफ। बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर, वो बैंक क्रेडिट जो कमर्शियल सेक्टर में है। कुल फॉरेन एक्सचेंज असेट्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में है। गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की वो करेंसी लाइबिलिटी, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है। नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज, नॉट मतलब यहां पर क्या हुआ कि नेट का मतलब हुआ कुल, नॉन मॉनेटरी मतलब जो मॉनेटरी नहीं है, मौद्रिक नहीं है, ऐसी लाइबिलिटीज आरबीआई की जो कि दूसरे बैंक्स के ऊपर है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन मेजर है कि अगर आपको बोला जाए कि इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर करना है तो किस बेसिस पर मेजर करेंगे, तो यहां पर ब्रॉड मनी और नैरो मनी के रूप में हम इसे मेजर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी नैरो मनी, जिसको हम बोलते हैं M1, और दूसरा आता है आपका ब्रॉड मनी, जिसको हम बोलते हैं M3। याद रखिएगा, M1 नैरो मनी और M3 क्या होगा? आपका ब्रॉड मनी कहलाएगा। M2 की वैल्यू निकालना है तो M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। आपका M2 इज इक्वल्स टू होगा M1, और M1 के साथ में हम एड ऑन करेंगे। एड ऑन किसको करेंगे? हम ऐड कर देंगे डिमांड डिपॉजिट, जो भी हमारे पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स में जो भी पैसा है वो पोस्ट ऑफिस में जमा है, वो सारा के सारा M1 के साथ ऐड करो, M2 मिल जाएगा। दूसरा होगा आपका M4। M4 निकालने के लिए इसको हम M4 मनी 4 बोल रहे हैं। M3 के साथ में हम ऐड ऑन कर देंगे ऑल द डिपॉजिट्स। यहां पे हमने डिमांड डिपॉजिट्स की बात की थी, ऑल द डिपॉजिट्स मतलब सारे तरीके के डिपॉजिट यहां पर आप ऐड कर दें M3 के साथ तो आपको मिल जाएगा M4। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, और आपसे पूछा जाए कि मुद्रास्फीति महंगाई क्या है तो कैसे बताओगे आप? तो मुद्रास्फीति या महंगाई को बताने का एक सबसे आसान तरीका है कि किसी भी वस्तु का दाम बढ़ गया उसको हम बोल देते हैं महंगी हो गई। एग्जैक्टली यही होता ना कि लाइक मैं यस्टरडे मतलब कल मैं गया था आलू खरीदने, आलू खरीदे 20 रुपए किलो मिले। आज गया आलू खरीदने, आलू मुझे 25 रुपए किलो के भाव से मिल रहे हैं। इट मीन्स पहले वही आलू 20 रुपए के थे, आज वही आलू 25 रुपए के। इसका मतलब आलूओं का दाम क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो जब भी कभी किसी भी वस्तु या सेवा का दाम में जब हमें बढ़ोतरी दिखाई देती है उसी को हम यहाँ पर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यही यहाँ बताया गया कि सस्टेन्ड का मतलब होता है लगातार सतत बढ़ोतरी। अगर जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, वस्तुओं और सेवाओं के दाम में लगातार अगर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है तो उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये बढ़ोतरी आपको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में दिखाई देखने को मिलेगी। चीफ मेजर जो होता है प्राइस इन्फ्लेशन का वो होता है इन्फ्लेशन रेट। मतलब मैं बोलूं कि बताइए इन्फ्लेशन है देश में तो कितना है, तो आप बोलो सर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, डिपेंड करेगा किस वस्तु को लेने जा रहे हैं। तो क्या हम रुपए में कभी भी इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं? नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा। हमेशा इन्फ्लेशन को जब मेजर किया जाएगा तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के रूप में मेजर किया जाएगा। रेट का मतलब है परसेंटेज, 5%, 10%, 12%, वॉट एवर जो भी परसेंट है, और एनुअली हम उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन का जो मेजर है वो क्या है? वो है यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट। और इसको एनुअलाइज्ड परसेंटेज के चेंज, मतलब एक साल में कितना परसेंट चेंज हुआ उसके बेसिस पर हम इसको क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं, राइट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज मतलब कुछ मुख्य कारण है इन्फ्लेशन के, वो ये है कि सबसे पहला कारण होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसके कारण मार्केट में चीजों के मतलब वस्तुओं और सेवाओं के दाम क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ये तो है कि अवेलेबिलिटी जितनी है और उससे ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली मार्केट में प्राइस तो चेंज होगा ही होगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर लागत जनित मुद्रास्फीति। और लागत जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या होगा? लागत जनित मुद्रास्फीति का मतलब है किसी वस्तु को बनाने में उसके ऊपर होने वाला जो खर्चा होता है वो उसकी लागत कहलाती। क्या कहलाती? वो कहलाती उसकी लागत। और लागत में जब बढ़ोतरी होती है तो उसको हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम में जब उस वस्तु को मार्केट में बेचेंगे तो जो खर्चा हमने उस पर एक्स्ट्रा कर दिया है वो हम वसूलेंगे। मतलब जो मैन्युफैक्चरर होगा, प्रोड्यूसर होगा, वो उसको वसूलेगा। तो इसका मतलब पहले जो प्रोडक्ट का जो दाम था, अब क्योंकि लागत बढ़ी है तो वो लागत को इसमें ऐड ऑन कर देंगे तो इसका प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मार्केट में किसी वस्तु का दाम बढ़ता है अगर किसके कारण? लागत बढ़ जाने के कारण, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये कहलाएगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है जब जनरल प्राइसेस का कॉस्ट बाय द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, मतलब यहां पर प्राइसेस चेंज होंगे जब उस वस्तु की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और कॉस्ट पुश तब आएगा जब सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज। अब कॉस्ट किसी भी कारण से चेंज हो सकती है, टैक्सेस के बढ़ जाने के कारण, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाने के कारण, लेबर्स को जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं उसको बढ़ जाने के कारण। वेयर नो सुइटेबल अल्टरनेटिव इज अवेलेबल, और उस वस्तु का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं हमारे पास, तब हमें मजबूरी में उसे महंगा खरीदना ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन डिनोट करता है राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। अब जो इन्फ्लेशन है वो डिनोट करता है जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में बढ़ोतरी के रूप में। जनरल प्राइस लेवल मेजर किया करते हैं हम किसके? प्राइस इंडेक्स के रूप में। और यहाँ पर मोर जो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस इंडाइसेस हैं वो क्या है, जैसे कि WPI है। हम जब कैलकुलेट करेंगे ना इन्फ्लेशन को तो WPI के बेसिस पर, CPI के बेसिस पर और GDP डिफ्लेक्टर के रूप में ये इंडेक्सेस होते हैं जिनके आधार पर हम इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे, राइट? ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद जो WPI है, कौन सा? हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, ये रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में जब भी कभी हम वस्तुओं के दाम को मेजर करेंगे तो यहां पर हमेशा चेंज देखेंगे हम किसमें? उनके प्राइसेस में। बास्केट ऑफ गुड्स को किस पर? होलसेल लेवल पर। होलसेल लेवल का मतलब क्या है? जो थोक में होगा वहां पर सॉरी। और CPI में रिफ्लेक्ट करेगा चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि परचेज किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा हाउस होल्ड। मतलब अगर सीधे से बात करो रिटेल में जो प्राइस होगा वो यहां पर हम देख लेंगे। और GDP डिफ्लेक्टर जो होगा ये मेजर करेगा लेवल ऑफ द प्राइसेस जो कि एकदम नई है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में। मतलब जो नए प्राइसेस हैं वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस का मतलब है जो हमने यहाँ हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किए हैं उन वस्तुओं को, जो फाइनल गुड्स हैं वो, और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में। तो वो GDP डिफ्लेक्टर वहां काम करेगा। GDP डिफ्लेक्टर इज अवेलेबल ओनली ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। इसको हम सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पर हमें ये अवेलेबल रहेगा। विद द GDP एस्टिमेट्स वेयर CPI एंड WPI डाटा आर रिलीज एवरी मंथ। अब देखो यहाँ पर जो GDP डिफ्लेक्टर है वो आपको हर कितने में? हर 3 महीने, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर मिलेगा, राइट? और यहाँ पर जो ये आपके CPI WPI ये मंथली बेसिस पर पब्लिश किए जाएंगे। तो आई होप, मुझे लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सेशन को एंड करते हैं उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोगों का JIB CIB टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑलिव बोर्ड का है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। इसी टेलीग्राम चैनल पर और इस चैनल पर आपको PDFs मिलेंगे इस समरी के। इसके अलावा ये मेरा FB पेज है, आप चाहो तो इस लिंक के थ्रू मुझसे डायरेक्टली मेरे FB पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी अलाइंड हैं। अगर आपको कोर्सेज में एनरोल होना है तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड हिमांशु और एनरोल कर सकते हैं हमारे डिफरेंट कोर्सेज में। तो करना क्या है, आपको oliveboard.in पर जाना है और वहां जाकर के आपको देखना है जिस भी कोर्स में आपको एनरोल होना है। जैसे कि JIB क्रैकर बैच, ये बड़ा अच्छा बैच आया है, आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है बैच। 140+ लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पर। आप यहाँ पर जाएंगे बाय कोर्स पर, इसमें आपको MCQs और केस स्टडी दोनों ही मिलेंगे। 4000 रुपीज इसका प्राइस है। यहाँ पर जाओ कूपन कोड पे और यहाँ मेरा नाम HIMANSHU हिमांशु
और रिडीम कर दो। जो प्राइस एक्चुअल में इसका 4000 था वो देखो आपको कितना दिख रहा है, 2199 रुपीज। तो जल्दी से जाइए और अपने आप को एनरोल कर लीजिए हमारे डिफरेंट कोर्सेज में बाय यूजिंग कोड हिमांशु। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। आपका प्यार लाइक के फॉर्म में ही मुझे मिलेगा, मैं समझूंगा कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।